नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ मुख्य खबरों पर। खबर देहरादून के विकासनगर से है। यहां हेरिटेज क्षेत्र में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर विधायक चौहान ने बताया कि ये योजना पिछले 18 वर्षों से चल रही थी और आज इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से विकासनगर की जनता को कई लाभ होंगे। विधायक चौहान ने कहा, इस योजना के कार्यान्वयन से विकासनगर में जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। इससे क्षेत्र की स्वच्छता और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उन्होंने ये कभी कहा कि इस परियोजना से शहर का कायाकल्प अगले 30 वर्षों तक बेहतर तरीके से हो सकेगा। विधायक चौहान ने क्षेत्र की जनता से अपील की कि वो इस परियोजना का सही ढंग से उपयोग करें ताकि इसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। एक बड़ी सीवर लाइन जो है, नहीं, ये एक बहुत शानदार स्कीम है। और जैसा अभी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज ने आपको बताया कि देखो कितना छोटा शहर है हमारा, लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन रही, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है। और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को, इससे एशियन डेवलपमेंट जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। आगामी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर खटीमा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र झनकैया में मेले के आयोजन को लेकर उपजिलाधिकारी खटीमा ने थाना झनकैया में एक आम बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बैठक में ये तय किया गया कि मेले में आने वाले व्यापारियों का सत्यापन आवश्यक होगा और जो झूले लगेंगे उन्हें सेफ्टी सर्टिफिकेट लाना होगा ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने मेले के दौरान विभिन्न स्थानों पर 6 CCTV कैमरे लगाने का प्रावधान भी रखा। इसके अलावा गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झनकैया मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग आते हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था, सुविधाएं और सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज SDM खटीमा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और मेला कमेटी द्वारा ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा का हर साल लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो गंगा स्नान का मेला होता है झनकैया में 7 दिवसीय 1 हफ्ते तक चलता है। इसमें जो मुख्य स्नान है 2 दिन जो है थाड़ू जनजाति का मेला होता है, ये उसमें बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ रहती है। और उस दौरान जो है यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी होती हैं, पार्किंग को लेकर, गंगा स्नान घाट में तैराकों को लेकर ये कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हों, अच्छी व्यवस्थाएँ हों, लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का फेस न करना पड़े। जो गंगा स्नान का पर्व हमारे झनकैया क्षेत्र में, उसी सिलसिले में जो यहाँ पर मेला कमेटी के लोग थे, व्यापारी गण थे, उससे झनकैया पुलिस विभाग के और मेरे द्वारा इनकी एक मीटिंग ली गई है, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए सिक्योरिटी पर्पज़ से कि मतलब भाई जितने भी व्यापारी बाहर से आएंगे इनका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक प्लान बता दिया गया कि कौन सा नो ट्रैफिक जोन होगा जहाँ पर कोई भी किसी तरह के वाहन की एंट्री बैन होगी, ताकि कोई भी वहाँ पर अफरा तफरी न हो। सुरक्षा की दृष्टि के यहाँ पर 6 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कूड़े के सिलसिले में कूड़ा प्रत्येक दिन यहाँ से उठाया जाएगा। सभी व्यापारी को निर्देशित कर दिया गया कि अपने दुकान के सामने एक डस्टबिन रखेंगे, उसी डस्टबिन में अपना कूड़ा डालेंगे और प्रत्येक दिन उस कूड़े को जो हमारी गाड़ी यहाँ से आएगी उसमें डालकर इसको डंपिंग जोन में ले जाया जाएगा। जो क्या बोलते हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं उनका सत्यापन। मसूरी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इगास पर्व हमारे पहाड़ का प्रमुख त्योहार है, जिसे दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और 1 महीने बाद बग्बाल का पर्व आता है। इस अवसर पर गढ़वाल सभा द्वारा 12 नवंबर को शाम 4 बजे शहीद स्थल पर इगास पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन जैसे उड़द के पकोड़े और गुलगुले बनाए गए, साथ ही भेलू खेला गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें पारंपरिक ढोल दमाऊ का प्रदर्शन किया गया। दिवाली होती है, उससे 11 दिन बाद जो है एक इगास दिवाली मनाई जाती है गढ़वाल में, और उसके पश्चात जो है मेन दिवाली के बाद 1 महीने बाद जो है दूसरी बग्वाल मनाई जाती है। उसी कड़ी में मसूरी में
गढ़वाल सभा के माध्यम से, गढ़वाल सभा की ओर से, महिलाओं की ओर से और जितने भी समिति के सदस्य हैं और साथियों की ओर से शहीद स्थल पर 12 तारीख को जो है 4 बजे के लगभग जो है वहाँ पर हम उसको मनाएंगे, बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। उत्तराखंड के जो व्यंजन हैं, हमारे उड़द के पकौड़ी हैं, गैत के समवादे हैं और गुलगुले हैं, इस टाइप का वहाँ पर जो है आयोजन किया जाएगा। और साथ ही उसके साथ जो है वहाँ पर फिर वैल्यू भी खेला जाएगा। वैल्यू के साथ साथ वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की है वो ढोल धमाओं के माध्यम से वहाँ पर उसको भी किया जाएगा। हम सभी लोगों को इसमें आमंत्रित करते हैं कि आएँ और इसको खुशी के साथ हम लोग मनाएं। तो उसी कड़ी में सभी ये फैसला किया है गढ़वाल सभा की सभी महिलाओं ने, पुरुषों ने, कि एक बड़े धूमधाम के साथ जो है शहीद स्थल पर जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। रामनगर से सटे कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाकों में इन दिनों बाघ का डर बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि यहां ढिकुली की एक महिला इस बार बाघ के हमले में अपनी जान गंवा बैठी। ऐसे में कानिया इलाके में बाघ देखे जाने से दहशत का माहौल है। हालांकि कॉर्बेट प्रशासन यहां गश्त करने की बात कह रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की टीम शाम को एक राउंड लगाकर अपने काम की खानापूर्ति कर रही है, जबकि बाघ यहां घूम रहा है और उसे क्या परेशानी है इसे जानने की कोई कोशिश विभाग द्वारा नहीं की जा रही। देखिए, अभी सूचना आई थी कि कानिया में सोलर फेंसिंग जो लगी है उसके अंदर में टाइगर रिजर्व क्षेत्र की तरफ में टाइगर की आवाज़ें सुनी गई हैं, देखा भी गया है। तो इसमें क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और दिखवाया जा रहा है कि किस कारण से टाइगरस या टाइगर जो भी है उसका ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसमें दिखवाया जा रहा है। 4-5 दिन से लगातार वहाँ पर टाइगर की प्रेजेंटेशन है और वो कभी सुबह कभी शाम उसकी जो है आवाज़ आती है वहाँ से। और चूँकि पूरा गंगोत्री बिहार जो है कॉर्बेट से लगा हुआ है और वो 1 किलोमीटर के दायरे में ऊपर नीचे जाता है, और ये है कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद भी वन विभाग शाम को रात में एक चक्कर वहाँ लगाता है और कहता कि भाई आप अंदर चले जाओ, आप बाहर ना निकलें, टाइगर जो है यहाँ पर लगातार घूम रहा है और उसकी मूवमेंट है। तो अब जंगलात वाले मतलब हम तो इस बात को कह रहे हैं कि अगर किसी को मार जाएगा तब वो वहाँ पर आएंगे। हम लगातार ये कह रहे हैं कि भाई जंगलात वालों से या तो आप टाइगर को देखिए कहीं वो घायल तो नहीं है, कहीं क्या स्थिति है कि वो यहीं पर ही घूम रहा है और वो क्यों परेशान है। उनके पास आज सारे मतलब हथियार हैं, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ड्रोन है, सब चीज़ वो देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज टाइगर संरक्षण के नाम पर सिर्फ पैसे की बंदरबाट हो रही है। वहाँ पर उनके टाइगरों की सुरक्षा कैसे की जा रही है कुछ नहीं है, लोग मारे जा रहे हैं। अभी आपने ढिकुली में देखा, बिल्कुल घर के पास से जो है जंगल में थोड़ी दूरी पे उठा के ले गया। तो ऐसी स्थिति गंगोत्री बिहार में ना आए, तो हम जंगलात वालों से ये कहना चाहते हैं कि जो भी बाघ की जैसी स्थिति उसको वहाँ से हटाया जाए और लोगों को वहाँ पर सुरक्षा दी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव अग्रवाल के सहयोग से हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 100 से अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ लिया। मसूरी में पहली बार जापानी तकनीक मैग्नेटिक क्वांटम एनालाइजर से लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। आपको बता दें कि मशीन ने 90 सेकंड में फुल बॉडी की जांच की, जिसमें लीवर, किडनी, मस्तिष्क, त्वचा समेत पूरे पेट की स्क्रीनिंग कर कमियां बताई गई। आजकल कोविड के बाद से लोग अवेयर नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। उनको पता है कि हमें ये दिक्कत है, बट वो कह रहे नहीं हम तो खाना खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। बट आजकल सबको पता है कि जो भी खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट तो है, और कोविड के बाद से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लोगों की डाउन हुई है। बट उसको कैसे इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है वो लोगों को नहीं पता। तो हम इसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैं उनको प्रॉपर जो भी उनका दिन का शेड्यूल होता है उसको रीशेड्यूल करती हूँ, जिसमें मैं उनको कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ और कुछ चीज़ें माइनस करती हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि वो खान पान में उतना, क्योंकि एक एज के बाद हमें सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो अगर मुझे लगता है कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं अपनी सप्लीमेंट की, तो मैं उनको सप्लीमेंट भी सजेस्ट करती हूँ। यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। कई लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो आपका क्लिनिक है का? मेरा बेसिकली आनंद चौक में पड़ता है, 6156 आनंद चौक नियर बिंदालपुर, वहाँ पर पड़ता है। मेरा अपना हेल्थ केयर के नाम से है और वहाँ पर लोग आ भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब फीडबैक बहुत अच्छा भी मिल रहा है। साथ में जो भी मैं सप्लीमेंट भी सजेस्ट कर रही हूँ उसके फीडबैक बहुत अच्छे, टेस्टिमोनियल बहुत अच्छे हैं। ये है जैसे जो बाज़ार में टेस्ट हैं, जैसे आपके विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, तो नॉर्मली 6 से 7 हज़ार के बैठते हैं। यहाँ पर हम ये कैंप फ्री कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और आपका किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें, हेल्थ का, हार्ट हेल्थ सब पता चल जाता है। ये 90 सेकेंड मैग्नेटिक स्कैनिंग है,
इसमें बस आपको स्कैन करना है विदाउट एनी ब्लड सैंपल कोई इसमें। और किस तरीके का लाभ आप पेशेंट को दे रहे हैं? पेशेंट का लाभ ये है कि हमारे साथ जो टीम में है डाइटिशियन है, उनको डाइट कंसल्टेंसी मिलती है, प्लस आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और यदि वो उनको 100% फॉलो करें तो पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलता है। ये सब निःशुल्क दे रहे हैं आप अभी? कैंपिंग फ्री है। सितारगंज में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर श्याम प्रेमियों ने विशाल निशान यात्रा निकाली। यहाँ महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट से बाबा श्याम के पूजन के साथ लगभग 1000 महिलाओं बच्चों ने निशान उठाए। इस मौके पर बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ा। बाबा श्याम की मस्ती में भक्तजन नाचते गाते नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सनातन धर्म मंदिर में पहुंचे। इस दौरान सितारगंज शहर का वातावरण बाबा श्याम के जयकारों से गूंजने लगा। श्याम भक्तों ने बताया कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है। उसी की पूर्व संध्या पर निशान यात्रा और भंडारे का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम तो सभी को जय श्री श्याम। आज बाबा श्याम के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर बाबा श्याम के प्रेमियों ने, भक्तों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने बाबा के निशान उठाए हैं और लगभग 1000 निशान महिलाओं, बच्चों व हमारे जो युवा बच्चे हैं उन लोगों ने उठाए हैं और बहुत बड़ा सुंदर भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर सितारगंज शहर में हुआ है। और निशान उठाते के साथ ही बाबा के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया है और बाबा श्याम की कल जो है भव्य विशाल जो है जागरण श्री सनातन धर्म मंदिर में होगा। और आज ये निशान यात्रा पूरे शहर के अंदर बाबा श्याम के प्रेमी जो है पैदल निशान को उठा करके बाबा के निशान के जयकारों के साथ में पूरे बाजार के अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और बाबा के जयकारे लगा रहे हैं। सनातन धर्म का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बढ़ा है और उसी प्रकार से बाबा श्याम की ख्याति पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा पहले की अपेक्षा बढ़ी है। आप देखेंगे कि युवाओं के अंदर बहुत जोश है। जो युवा अपने धर्म के प्रति विमुख हो रहे थे, जो मातृशक्ति हमारी थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा कम लगाव रख रही थी, आज बाबा श्याम के उन कार्यक्रमों की अपेक्षा आप देखेंगे खाटू श्याम के अंदर इतनी विशाल भीड़ वहाँ पर रोज पहुँचने लगी है और एकादशी को तो लगभग 3-4 लाख आदमी वहाँ पर पहुँचता है। और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि बाबा श्याम के भक्त जो है दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और युवा शक्ति खासतौर से जो बच्चे हैं उनके अंदर धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति, जो सनातन धर्म है हमारा, उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं आस्था बढ़ी है और ये बहुत अच्छी बात है। सभी पर बाबा श्याम अपनी कृपा बनाए रखे। किच्चा चीनी मिल में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने किसानों के साथ पहुंचकर अधिशासी निदेशक त्रिलोक सिंह मर्तोलिया से मुलाकात की, जिसमें भाजपा सरकार और गन्ना मंत्री पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किच्चा चीनी मिल में अभी तक पेराई सत्र शुरू नहीं हो पाया। सरकार की लापरवाही से गन्ना किसान बेहद आहत और परेशान हैं। किसानों का गन्ना खेतों में सूखने लगा है। गन्ना पूर्व की बारिश और हवा से बर्बादी की कगार पर है। सरकार द्वारा गन्ना मूल्य भी अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। पेराई सत्र समय पर शुरू नहीं होने से गेहूं बुवाई समय पर नहीं हो सकेगी, जिसमें किसान औने पौने दामों पर गन्ना बेचने को मजबूर होते हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि किच्चा चीनी मिल में 20 नवंबर तक हर हाल में पेराई सत्र शुरू कर दिया जाए, अन्यथा 21 नवंबर को प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि 24-25 प्रारंभ होने वाला है, तो इसमें आप कुछ किसान लोग मिले थे कि मिल को जो है जल्दी चलाई जाए करके, तो हमारी लगभग सब तैयारी पूर्ण हो गई है। केवल हमारा एक रोलर का जो है टॉप बेयरिंग था, जिसमें पार्टी द्वारा जो है डिले किया गया, वो भी हमारे पास पहुंच गया है। तो 2-3 दिन जो है 3-4 दिन में उसका भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है मतलब मिल चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। तो 15-16 में हमारा ट्रायल है। उसके बाद हम लोग जो है 20 के आसपास करीब जो है 20 से 22 के बीच में बिजनेस सिद्धांत हो। स्पष्ट कहा कि 3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से किसानों का गन्ना बिल्कुल गिर चुका है। अब उसका वेट भी कम हुआ, चूहा लग गया। हमने तुरंत स्टार्ट करें जिससे किसान कम से कम गेहूँ तो बोए, गेहूँ के अपने बच्चों को पाले सही। तो उन्होंने ये कहना था कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। हमने कहा आप 17 से करिए, तो उनका बात मानी लास्ट में कि हम 20 से प्रारंभ करेंगे। क्यों 20 ही बोला ना? बिल्कुल। अगर वो 20 से प्रारंभ नहीं करेंगे 21 से में धरना दे देंगे, भैया बहुत हो गया, बहुत नुकसान झेल लिया किसानों ने। ये 3 दिन की बेमौसम बारिश की वजह से किसानों का गन्ना का नुकसान तो अलग हुआ, धान का अच्छा पैसा भी नहीं मिला भाई। किसान क्या करेगा भाई?
ऐसे हालातों में फैक्ट्री अगल बगल फैक्ट्री चलने लग गई है प्राइवेट। देखिए ये हमारी शुगर फैक्ट्री है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं है क्या रही है। ये तो बेहतर अच्छा है कि ईडी साहब मर्तुलिया जी आप बात करिए, वो आपको बताएंगे। हमारी तो बात यही। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने जब से जिले में अपनी कमान संभाली है तब से उन्होंने उधम सिंह नगर जिले के समस्त इलाकों की स्वयं मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मणिकांत मिश्र किसी भी क्षेत्र में बिना सूचना दिए रात को 2-2 बजे निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में उन्होंने दूरदराज के फरियादियों के लिए एक नई पहल शुरू की। उन्होंने काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए यहां बैठने का मन बनाया, जिसके चलते दर्जनों ग्रामीण और नगर क्षेत्र के फरियादियों ने एसएसपी के सामने अपनी फरियाद रखी। एसएसपी ने पीड़ितों की फरियाद सुनकर बहुत से फरियादियों का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए हैं। बाकी फरियादियों की फरियाद जांच कर निस्तारण करने का आदेश जारी किया। वहीं मिश्र के इस कार्य से क्षेत्र की जनता ने उनकी प्रणाली की प्रशंसा की है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन से मैंने उधम सिंह नगर जनपद की कमान संभाली उस दिन से लोगों की समस्याएं किस प्रकार की हैं, जो इनके प्रार्थना पत्र आते थे उसको पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के उपरांत पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि इस काशीपुर एरिया, जिसमें जसपुर, कुंडा, बाजपुर, इस एरिया के लोग हैं जो वहाँ आ पाने में, रुद्रपुर आ पाने में असमर्थ हैं, और आते भी हैं तो उनको अपनी 2-3 दिन की कमाई इसमें लगानी पड़ती है और अपना समय गंवाना पड़ता है। उन लोगों के लिए मैंने हफ्ते में एक दिन मंगलवार को काशीपुर में एसपी काशीपुर के ऑफिस में बैठना निश्चित किया, जो आज से प्रारंभ हुआ है। और आज वो लोग जिनकी मुझे चिंता थी उनमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ आए भी और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखा। मैंने सभी थानों से भी ये बताया कि आप या तो स्वयं थानाध्यक्ष, और अगर वह किसी दूसरे लॉ एंड ऑर्डर के या किसी अपने पुलिस के कार्य में व्यस्त है तो उनका कोई न कोई प्रतिनिधि अवश्य रहेगा, जिससे कि मौके पर ही तत्काल उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फरवरी 2023 में बेरोजगार संघ द्वारा आयोजित महारैली के दौरान पत्थरबाजों द्वारा बेरोजगारों और पुलिसकर्मियों पर घातक हमला किया गया था। इस हमले में आंदोलन को लेकर फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसके संबंध में पूर्व एसएसपी दिलीप सिंह कुमार ने 14 फरवरी 2023 को एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को राजनीतिक दलों, कोचिंग संस्थानों और अन्य लोगों द्वारा किसी खास मकसद से फंडिंग की गई है, लेकिन आज तक फंडिंग करने वालों का पर्दाफाश नहीं हो सका। नेगी ने बताया कि जनसंघर्ष मोर्चा ने 6 मार्च 2023 को बेरोजगारों के आंदोलन को फंडिंग करने वाले और पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाजों को चिन्हित कर इनके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस फंडिंग मामले का पर्दाफाश होना चाहिए और जो देश हित के लिए बहुत जरूरी है। नेगी ने यह भी कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा पहले भी इस मामले को डीजीपी अशोक कुमार के समक्ष रख चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि डीजीपी के निर्देश पर एसएसपी द्वारा विवेचक को फंडिंग मामले पर संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए थे, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह फंडिंग के माध्यम से आंदोलन जारी रहे तो उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगारों का एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड बेरोजगार मंच द्वारा उसको शायद उठाया गया था, तो और उसमें जो तत्कालीन एसएसपी थे दिलीप सिंह कुंवर जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उसमें कही थी, बहुत बयान भी दिया उस बारे में कि इस आंदोलन को फंडिंग हुई है। और अगर हमारा कहना इसमें है कि अगर आंदोलन को फंडिंग हुई है तो निश्चित तौर पे ये प्रदेश बिल्कुल जम्मू कश्मीर बनने में इसको देर नहीं लगेगी। फंडिंग वाला मैटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फंडिंग के माध्यम से आंदोलन होंगे, पत्थरबाजी होगी, तो ये इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें हमारा ये कहना है, सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस मामले में फंडिंग नहीं हुई है, जो तत्कालीन एसएसपी हैं श्री दिलीप सिंह कुंवर जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैटर इतना आसान नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। हमारा कहना ये है कि उस मामले में जो बेरोजगारों का जो आंदोलन हुआ था,
जो फंडिंग की बात आई थी उसमें कौन से साजिश करता थे, कौन से जो गिरोह थे, कौन से कोचिंग सेंटर से, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने ये तमाम फंडिंग की है और उनका उद्देश्य क्या था। क्या सरकार को अपदस्थ करने का था, क्या कहीं ना कहीं उनकी कुछ और मंशा थी। ये सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए श्री न्यूज़ के साथ।